नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार में नई सरकार की तैयारी पूरी हो गई है और नई सरकार बिना चुनाव के फिर सत्ता परिवर्तन हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे, ये खबर है। हालांकि गठबंधन बदल गया है। दरअसल नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से 21 महीने पुराना अपना रिश्ता तोड़कर आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है, जिसके बाद अब बिहार में 5 साल बाद फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार पहले भी 2013 में भारतीय जनता पार्टी और 2017 में आरजेडी से गठबंधन तोड़ चुके हैं। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को 7 पार्टियों के 164 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी है और थोड़ी देर में नीतीश फिर सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव भी शपथ लेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार ने दिल्ली में फोन करके लालू यादव से भी बात की। लालू यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि ये एक बेहतरीन फैसला है हिंदुस्तान की राजनीति और किस्मत के लिए। इधर बीजेपी ने इस सियासी बदलाव को अपने और जनता के साथ धोखा बताया है। अब खबर देख रहे हैं कि 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। ये ऐसा रिकॉर्ड है जो अब तक सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं से आगे का रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा लंबे समय तक का मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड पवन कुमार चामलिंग के पास है, लेकिन वो भी इतनी बार मुख्यमंत्री नहीं बने, जबकि 8वीं बार होगा कि जब वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। आप देख रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो रहा है। राज्यपाल वहां पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी वहां पहुंच गए हैं, राजभवन में मौजूद हैं। राबड़ी देवी भी वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने समारोह शुरू होने से पहले सभी को शुभकामनाएं दी हैं। फागू चौहान वहां पहुंच गए हैं और शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो रहा है। ये आप लाइव तस्वीरें पटना के राजभवन से देख रहे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ 21 महीने से जो चल रहा था रिश्ता, उसे तोड़ दिया है। राज्यपाल फागू चौहान वहां पहुंच गए हैं स्टेज पर और अब शपथ ग्रहण की शुरुआत होने वाली है, औपचारिक शुरुआत होने वाली है। राज्यपाल महोदय, आपकी अनुमति से मैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ता हूँ। राज्यपाल सचिवालय पत्रांक 1304 राज 101 दिनांक 10/8/2022 आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नीतीश कुमार को बिहार राज्य का मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। बिहार राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल के प्रधान सचिव कर दी गई है, जिसमें नीतीश कुमार को संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया है, नियुक्त किया गया है। राज्यपाल के आदेश की यह घोषणा की गई है और अब कुछ देर में नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
नीतीश कुमार मंच पर पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें राजभवन से, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप राजभवन से सीधा देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर। भाई मोबाइल वाले भैया जबरदस्ती का हक किए हुए हैं हमें। मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा अपनी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को आपके सिवाय व्यक्ति ऐसे अपनी कर्तव्यों के संरक्षण के लिए ऐसा करना अपेक्षित मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संसूचित या प्रकट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है। वो 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, और इस बार वो नए गठबंधन के साथ, आरजेडी के गठबंधन के साथ, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज भी इसमें शामिल है। वो सभी लोग, करीब 7 पार्टियों ने का समर्थन पत्र जो है राज्यपाल को कल नीतीश कुमार ने सौंपा था, और उसमें 164 विधायकों का समर्थन बताया गया था, बहुमत हासिल किया गया था। जबकि अभी कल तक जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो उनके पास 126 विधायकों का समर्थन हासिल था। बीजेपी गठबंधन के साथ उन्होंने 21 महीने तक सरकार चलाई है। इससे पहले जब 2015 में आरजेडी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था तो फिर वो गठबंधन उन्होंने 2017 में तोड़ दिया था। करीब करीब उतना ही समय अब लगा है। पिछली बार जब आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, और इस बार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, बीजेपी का गठबंधन तोड़ा और आरजेडी के साथ सरकार बनाई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 43 विधायक होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास 75 विधायक थे। अब 77 विधायक हैं और 45 जेडीयू के पास है, लेकिन 77 और 45 के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा। लेकिन बीच में रिश्ते खराब हुए और नीतीश कुमार ने ये गठबंधन बदल दिया, और अब नए पैक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, एक नए गठबंधन के साथ होंगे। और अब बारी है तेजस्वी यादव की शपथ। आदेश 1305 रात 101 दिनांक 10/8/2022 बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त करते हैं। बिहार राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल के प्रधान सचिव तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बनने की घोषणा हो गई है। बताया जा रहा है कि आज सिर्फ 2 लोग शपथ लेंगे। एक नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है और अब तेजस्वी यादव, जो आरजेडी गठबंधन के नेता भी हैं, वो शपथ ले रहे हैं। पिछली बार भी जब 2015 में सरकार बनाई थी तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। उस वक्त वो सबसे कम उम्र के उप मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। अब वो दोबारा नीतीश कुमार सरकार में ही उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, शपथ ले रहे हैं तेजस्वी यादव। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उनके द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूँ। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता मैं राष्ट्र के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों श्रद्धापूर्वक
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करें। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूँ कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात हो उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सदैव निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँ। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी अपनी शपथ पूरी कर ली है और वो उप मुख्यमंत्री बन गए। दूसरा मौका है जब वो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। इससे पहले 2015 में भी तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन 2017 में ये गठबंधन टूट गया था और नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। उस वक्त भी गठबंधन नया था, सरकार नई थी, लेकिन चेहरा वही नीतीश कुमार थे। इस बार भी गठबंधन नया है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी चुनकर आई थी और सबसे ज़्यादा सीटें उनके पास आई थी, 79 सीट्स उनके पास थी, लेकिन उनके गठबंधन को उतनी सीटें नहीं मिल पाई, जिसमें कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दल थे। लेकिन आज वो आरजेडी अपने सबसे ज़्यादा विधायकों के साथ सबसे कम विधायक इस बड़े गठबंधन 3 बड़ी पार्टियों में जेडीयू को, जिसको 45 सीटें मिली है, उनके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गई हो और उनके नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी यादव एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बन गए। बताया जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस पूरी डील को या इस समझौते को करवाने में मध्यस्थता की थी। कृपया के समापन की अनुमति दी जाए। शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा हो गया है, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार के 8वीं बार उन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की और उनके साथ ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं। तेजस्वी यादव दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में। इससे पहले 2015 में उन्होंने ये शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था और उप मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार ने कल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का फैसला किया और उसके बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया राज्यपाल को। उसके साथ ही 7 नई पार्टियों के साथ उन्होंने अपना गठबंधन का ऐलान किया और एक समर्थन पत्र 164 विधायकों का राज्यपाल को सौंप दिया। राज्यपाल ने उस पर सहमति दी और उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया और 8वीं बार नीतीश कुमार ने सत्ता फिर से संभाल ली है, एक नए गठबंधन के साथ, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के साथ 7 पार्टियां कुल मिलाकर हिस्सा ले रही हैं। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में काफ़ी समय से नाराजगी और तल्खी चल रही थी। ये तल्खी लगातार बढ़ती गई। कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार ने यह फैसला साल 2024 के आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया है कि हो सकता है कि वो विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने।
इधर नीतीश की पलटी पर बीजेपी भड़की हुई है। नीतीश के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। नीतीश पर बीजेपी ने धोखा देने का आरोप लगाया है। हमारे सहयोगी जो हैं पटना में मौजूद हैं, उन्होंने गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे बात की। मेरे न्यूज एडिटर जो हैं आसिफ इकबाल साहब, उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ पटना में बीजेपी दफ्तर में खास बात की है। देखते हैं कि क्या कह रहे हैं आसिफ साहब को गिरिराज सिंह जी। देखिए, जब आपकी महत्वाकांक्षा सर पर बैठ जाए और नीति और नियत और नैतिकता को फ्रीज में रख दें तो इसका कोई इलाज नहीं है। 2010 से में भी इन्होंने तोड़ा पार्टी को, छोड़ा, हमने नहीं छोड़ा। देख रहे थे ना, और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या किया गया है। तो जो कुछ भी किया गया है उसको ठीक नहीं लगता था, आप इसीलिए हम कह रहे हैं। तो अंत में हमारे पार्टी के लोगों में बहुत ज्यादा था, और उसके बाद उन लोगों ने जब बातचीत किया और सारे इन लोगों से पूरी बातचीत अंदरूनी हो गई और ये बात हुआ, तो कल ही हम लोगों का फैसला हो गया। अब हो गया, और देख लीजिए, अब सोच लीजिए, जो वापिस फिर वहीं चले गए। आज जहां पर जब था, तो आप जरा सोचिए ना, हम लोगों का 15 में कितना सीट जीते थे, और जब इन्हीं लोगों के साथ चले गए तो क्या हुआ है, 20 में क्या स्थिति हुई थी, तब तो सब हो ही न गया। ये सब तो सब समय पर चलेगा। बीजेपी कह रही है कि यहाँ भी 2025 तक नहीं रहेंगे। अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। आप सुन रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। वो सफाई दे रहे थे, बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन क्यों तोड़ा, क्योंकि पार्टी में इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी थी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनके साथ बर्ताव कर रही है जनता दल के साथ, वो ठीक नहीं है। और इसके बाद पार्टी ने गठबंधन तोड़ने का फैसला किया और एक नए गठबंधन के साथ कहे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि 2015 में जो हुआ था और उसके बाद जब हम उनके साथ गए, 2015 में आरजेडी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था और सरकार बनाई थी, लेकिन 2017 में जब बीजेपी के साथ गए तो उसका नुकसान उन्हें 2020 में उठाना पड़ा और वो सिर्फ 45 सीटों पर रह गए। हालांकि नीतीश कुमार 2019 का चुनाव शायद भूल गए, जब वो 2014 के चुनाव में 2 सीटों से 2019 में जो है 19 सीटों पर आ गए थे, और उसको वो शायद आज याद नहीं करना चाहते। ये मौका नहीं था कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज इंडिया के न्यूज एडिटर हैं और लगातार ग्राउंड जीरो पर वो खबरों का इतना बड़ा खुलासा लगातार करते रहे हैं। कल भी उन्होंने इस बात की घोषणा की थी, सबसे पहले किस तरह से ये पार्टी गठबंधन टूटने वाला है उसका ऐलान भी उन्होंने किया, और फिर सरकार बनने का भी ऐलान किया। और मेरे दिल्ली में मेरे सहयोगी दीपक चौबे साहब भी जुड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हर चाणक्य के साथ रिश्ते भी रखते हैं और निगाह। जी, राबड़ी देवी जी कुछ बहुत खुश है, सब कोई खुश है, बिहार के जनता बहुत खुश है। सुन रहे हैं। क्या कहेंगे, आज बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आप लोग सरकार में आए हैं। हाँ, सरकार में आया है काम करने के लिए, नौजवानों के लिए। चलिए थैंक यू। हाँ, लाइट बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी शुभकामनाएं दे रही थी। उनके साथ उनके दूसरे बेटे तेज कुमार भी वहां पर थे, जो युवाओं के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। आसिफ इकबाल साहब, आपने जितना जो कुछ किया, मतलब आपने जो हमें बताया, उसके बाद अब साफ हो गई है तस्वीर। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं और आप आरजेडी और नीतीश कुमार दोनों को बेहतर जानते हैं। नीतीश कुमार जी ज़्यादातर बार दोस्ती करते हैं, दोस्ती छोड़ते भी हैं। ये दोस्ती कितनी लंबी चलेगी? और दूसरी बात, ये दोस्ती सिर्फ आज के लिए है या 2024 के लिए है?
बिल्कुल सर, बहुत वाजिब सवाल। और जैसा कि आपने भी बताया, सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतर पता है। सारी चीज़ों का आप परिकल्पना कर सकते थे, आप पहले भी जानते थे कि क्या होने वाला है। कुछ दिन पहले आपने कहा था कि कुछ बिहार में कुछ बड़ा होने की गुंजाइश बन रही है। जिस दिन चिराग पासवान को एनडीए की बैठक बुलाया गया था, उस दिन भी आपने कहा था कि ये अचानक इस तरीके से चिराग पासवान को बुलाना क्या नीतीश कुमार को चिढ़ाने का काम है, और वही हुआ। सर मैं बताऊं कि नीतीश कुमार का नाम जो घर का है वो मुन्ना है सर। और हमने आज हम ये दावे से कह सकते हैं कि ये कल्याण बिगहा का जो मुन्ना है वो सारे लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट करना जानता है सर। जिनके पिताजी एक हकीम हुआ करते थे, जिनकी दवाइयों की पोटलियां वो बनाया करते थे, माताजी घर गृहस्थी देखती थी, चक्कियां आज भी उनके घर में मौजूद हैं सर। आज भी उनका जो पुश्तैनी घर है वो वैसे ही मौजूद है। कल्याण बिगहा में दोनों माताजी पिताजी की मूर्तियां मौजूद हैं। आज हमने कई लोगों से बात की वहाँ पे, उनके घर के देखभाल करने वाले 32 साल से जमुना जी से बात की थी। उन्होंने कहा कि देखिए नीतीश जी हर वो काम करना जानते हैं जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी को आता है जी। नीतीश कुमार बिहार के इतिहास पुरुष हो गए हैं सर। 8वीं बार मुख्यमंत्री बनना अपने आप में ये इतिहास को दोहराने और ये नया इतिहास गढ़ने वाली बात है। अब 8 बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो सर आप भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से बदलाव की राजनीति है वो कितना बेहतर होगा। लेकिन 2 चीज़ें सर बहुत साफ हुई हैं जो पूरे 2 दिनों के भागदौड़ के बाद जो नजर आई कि बीजेपी एक तरफ नीतीश कुमार को पानी पी पी के कोस रही है, गालियां दे रही है, तमाम तरह के लांछन लगा रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी भी बीजेपी को जवाब देने के लिए ये कह रही है कि जब तेरे साथ था तो वो सब कुछ बेहतर था, आज मेरे साथ है तो वो दगाबाज हो गया। मतलब साफ है कि उनके कहने का ये मतलब है कि आप जब नीतीश कुमार जी को सुन लेते हैं। नीतीश कुमार जी भी कुछ बोल रहे हैं। क्या पूरे देश पूरे देश में आप 14 नहीं करे 14 वाले को 24 के आगे कुछ कामयाबी होगी। देश में घूमेंगे तो होगा करेंगे। जी आसिफ साहब, सॉरी, नीतीश कुमार जी कुछ कह रहे थे और वहां भी वही सवाल पूछ रहे थे कि क्या 2024 की तैयारी है, क्या देश भर में घूमेंगे? बिल्कुल सर, वो देखिए 2024 की तैयारी में पूरे तन मन धन से वो इकट्ठा होने वाले हैं। उनके पास सर अब 2024 के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 2024 तक इस गठबंधन को रखना उनकी शौक भी है और उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि अब उनके सामने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को बचाए रखना, अपनी राजनीति को बरकरार रखना, उसके लिए तमाम तरह के जतन वो उठाने वाले हैं। दूसरी तरफ देखिए साफ तौर पे सर आपने भी कहा और ये तमाम चीज़ें हैं कि 2024 तक एनडीए में कोई वैकेंसी नहीं है। 2024 के बाद क्या होगा वो तो बात की चीज़ है, लेकिन 2024 तक फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। और इसकी घोषणा अमित शाह और जेपी नड्डा ने अभी हाल फिलहाल यही बिहार में किया था और बहुत जोरदार तरीके से किया था कि 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। ये बात नीतीश कुमार भी जानते थे कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे। तो साफ तौर पे है कि नीतीश कुमार को अपने लिए एक पैसेज चाहिए था, जिस पैसेज को देने का काम बीजेपी ने खुद किया। बीजेपी ने तमाम तरह के ऐसे काम किए और खास तौर पे अगर आप कह लीजिए कि महाराष्ट्र की बात बीजेपी अति उत्साहित थी और उसको ये लग रहा था कि ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया है तो एक दूसरा ऑपरेशन लोटस भी यहाँ बिहार में कर देने की ज़रूरत है। इसलिए तमाम तरह की कोशिशें करवाई। आज मैं एक दिलचस्प वाकया आपको बता रहा हूँ जो आपने भी कई बार कहा, लेकिन आज मैंने अपनी कानों सुना और अपनी आँख से देखा कि सुशील कुमार मोदी जब बीजेपी का धरना हो रहा था तो विजय जी वहाँ चुपचाप बैठे हुए थे, तमाम चीज़ों का आकलन कर रहे थे। रविशंकर प्रसाद ने उनसे कहा कि आज आपको चुप नहीं रहना है, आज आपको सब कुछ बोलना है और जो जो आपको समझ में आता है वो सब कुछ बोल दीजिए। बीजेपी के कई सारे नेता ने कहा कि अब पुरानी फाइलें खुलेंगी। मतलब साफ है कि अब जो राह है वो इतनी आसान रहने वाली नहीं है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं और ये पूरा देश जानता है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद करने में माहिर है। कल से पूरे प्रदेश व्यापी प्रदर्शन होगा, धरना होगा, प्रोटेस्ट होगा और ये कार्यक्रम लगातार 14 अगस्त तक चलेगा। आपने जो बात का जिक्र किया है, मैं दीपक चौबे साहब से जानना चाहता हूं। दीपक चौबे साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे चाणक्य के साथ उठा बैठा करते हैं, मुझे पता है। सर दीपक जी,
ये आसिफ साहब ने वहाँ पर सरकार बनवाने का काम किया, मतलब वो बता रहे थे कि कैसे सरकार बनी। अब ये क्या कह रहे हैं आसिफ साहब की फाइलें दिल्ली से चल रही हैं, क्या है ये कहानी? ये राजधानी अब पटना जा रही है ईडी की। जी देखिए विजय सर, अगर मैं आपको बताऊं कि अभी अगर बात की जाए तो इस टाइम मैं जहां हूं वहीं से चाणक्य की नीति तैयार होती है और अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये लोग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ये चाहते हैं कि पहले तो हम हर एक बिहार वासियों के घर पे जाएं और कहें कि नीतीश कुमार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, जिस बीजेपी और जेडीयू को समर्थन मिला था उसके साथ धोखा किया गया है, और उसके बाद एक रणनीति बनाई जा रही है। और देखिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि एक बड़ी खबर, अभी मेरी आधे घंटे पहले एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ इंतजार करिए, अगले 15 दिन से 20 दिन के अंदर बीजेपी बिहार के अंदर भी बड़ी जो कहते हैं कि फेरबदल होगा। अगर बात की जाए तो जो संजय जायसवाल है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनको भी अब हटाया जाएगा। ऐसे कई नेता हैं जिनको अब हटाया जाएगा और बीजेपी अब चाहती है कि फ्रंट फुट पे आके खेले, क्योंकि ऐसा कोई प्रदेश अध्यक्ष चाहिए जो वहां अब जाकर लड़े। जी विजय जी। दीपक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 15 दिन इंतजार कीजिए, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। सिर्फ कुछ मिनट में हम लौट कर आते हैं, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हम बात करेंगे। हमारे दोनों सहयोगी आसिफ साहब और दीपक जी बने हुए हैं और वो दोनों अंदर की बात जानते हैं, और उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो कहीं मत जाइएगा, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है, बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ले ली है, उनके साथ ही तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं। ये खबर आप देख रहे हैं, बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। उन्होंने शपथ ली है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने शपथ ली और उनके साथ ही तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आरजेडी के नेता है नीतीश कुमार। और बिहार में एक बार फिर 5 साल बाद महागठबंधन की सरकार बन गई है, जिसमें आरजेडी के साथ और सारे दल और जेडीयू मिलकर ये सरकार बनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही राज्यपाल को 7 पार्टियों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी थी, जिसमें 164 विधायकों का समर्थन बताया गया था। ये अभी की सबसे बड़ी खबर है। बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बन गई है। कल भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने दोस्ती को खत्म कर दिया था। एक दिन पहले तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता तारकिशोर प्रसाद सिन्हा से हमारे न्यूज एडिटर आसिफ इकबाल ने बिहार के मौजूदा सियासी हालात पर खास बातचीत की। सुनते हैं तारकिशोर जी का बयान। विगत आम चुनाव में हम सब आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 के कार्यक्रम के आधार पर एनडीए के रूप में बिहार की जनता के पास हम सब गए थे और हमें जनादेश भी मिला। जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या कम थी, उसके बावजूद भी उनके नेता श्री नीतीश कुमार जी को हम सबों ने मुख्यमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व को परंपरागत रूप से स्वीकार किया और हम सब लगातार काम भी कर रहे थे। विगत वर्षों में हम सबों ने काम भी किया बिहार के बेहतरी के लिए। लेकिन 2017 में जिस प्रकार से वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार में थे और अलग हुए, तो ठीक उन्हीं पंक्तियों का आधार बनाकर वो अलग हुए। इससे उनका पता चलता है कि आखिर वो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमेशा इस तरह की जोड़ तोड़ करते रहते हैं। 2017 में भी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल जनता दल यूनाइटेड को तोड़ रहा है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अलग हुए। लेकिन भ्रष्टाचार तो आज वो जिन भ्रष्टाचार के कारण वो अलग हुए राष्ट्रीय जनता दल से, वो भ्रष्टाचार तो आज भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। उनके एक नेता की गिरफ्तारी भी हुई है और मामला न्यायालय में या अनुसंधान में चल रहा है। आप तो डिप्टी रहे हैं उनके साथ, इतने दिनों तक आप साथ में आपने काम किया, क्या आपको ये आभास नहीं हुआ कि कई सारे ऐसे निर्णय होंगे, कई सारे ऐसी बातें होंगी जो उनके हाव भाव? नहीं, देखिए हम सब तो भरोसे की राजनीति किए हैं, सबका साथ सबका विश्वास, और जिनको एक बार हम सबों ने नेता मान लिया एनडीए का, तो फिर उसके साथ तो अविश्वास कैसा या उस पर भरोसा नहीं करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन वे अपनी जो सुविधा की राजनीति को जिस प्रकार से बिहार में वो अंजाम देना चाह रहे हैं,
तो बिहार की जनता उनके इस पॉलिटिकल गेम को समझ चुकी है। यह जनादेश के साथ खुला विश्वासघात है। बिहार की जनता आने वाले दिनों में जवाब देगी और हम बिहार के हित के लिए, बिहार के लोगों के लिए सदन से सड़क तक उस लड़ाई को लड़ेंगे। साफ तौर पे तारकिशोर जी पर कह रहे हैं कि हमने तो उनका साथ दिया था, धोखा तो उन्होंने दिया। आपने सुना मेरे वरिष्ठ सहयोगी आसिफ इकबाल, तारकिशोर सिन्हा, जो तारकिशोर प्रसाद कल तक जो डिप्टी सीएम थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने उनसे बातचीत की और बताया कि नीतीश कुमार के व्यवहार में क्या बदलाव है। मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौबे और आसिफ इकबाल हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक जी, एक बात समझाइए, आप दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे खड़े हुए हैं। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर इतनी बैठक होती है, क्या हुआ है? ये जो गड़बड़ हुई है, ये जो बदलाव हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की चूक मान रही है या ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा? जी देखिए विजय जी, अगर बात की जाए तो ये जाहिर सी बात है ओवर कॉन्फिडेंस था। जिस तरीके से परसों तक कहा गया था कि कोई भी पार्टी का नेता है वो गठबंधन के ऊपर बयान नहीं देगा, कल तक वेट किया गया है। और कल उसके बाद देखिए जैसे ये निर्णय लिया गया कि दोनों गठबंधन टूट गए हैं और जेडीयू ने अपना जब बैठक हुई थी उसके बाद कह दिया था कि हम बीजेपी से अलग होंगे। उसके बाद बीजेपी यहीं पर बैठ कर रणनीति बनाई गई थी कि कौन नेता क्या क्या करेगा। उसके बाद केंद्र नेतृत्व कहता है कि आप कल से पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि लग नहीं रहा था, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और वो भी नहीं चाहते थे कि ये गठबंधन टूटे, पर जिस तरीके से टूटा और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी में हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती थी और बीजेपी लगातार पार्टी को कमजोर करना चाह रही थी, चाहे वो चिराग पासवान की बात की जाए या फिर जिस तरीके से आरसीपी सिंह वाला मसला उठा था। देखिए इससे पहले भी एक खबर आई थी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी बीजेपी में। हालांकि उस टाइम क्योंकि एक बैठक थी, आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री थे, वो वहां गए हुए थे, पर जो तेलंगाना बीजेपी है उन्होंने उसकी फोटो ट्वीट कर दी। उसके बाद खबर चली कि आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद लगातार जिस तरीके से आरसीपी सिंह को लेकर नीतीश कुमार नाराज थे, उसका खामियाजा इस गठबंधन को भुगतना पड़ा और आखिरकार जेडीयू अलग हो गई। अब देखना ये होगा कि देखिए दीपक जी, आखिर आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि अब 2024 पास में है और बीजेपी। दीपक जी, जिस फोटो का जिक्र आप कर रहे हैं आरसीपी सिंह की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, जी। वो फोटो तो सबसे पहले आप ही ने जारी की थी। तो सबसे पहले आप ही ने इस बात का खुलासा किया था कि आरसीपी सिंह बीजेपी के खेमे में पहुंच गए। तो नीतीश कुमार को नाराज करवाने की जिम्मेदारी आपकी हो गई मतलब। मैं ये जानना चाहता हूं दीपक, ये समझना चाहता हूं, हम लोग ने खबर चलाई थी दीपक, मैं ये समझना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति का, महाराष्ट्र की रणनीति जो बनाई गई और उसमें जो एक बड़ी सफलता मिली, क्या उसी एक्सपेरिमेंट को बिहार में करना चाहते थे? लेकिन उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार में कुछ फर्क था, ये शायद पार्टी नहीं समझ पाई। हालांकि ये बात बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से कहा जाता है कि बिहार और पूर्वांचल की राजनीति कोई समझ नहीं पाता है, और यही हुआ। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आरसीपी सिंह जो गेम करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, और जाहिर सी बात है क्योंकि नीतीश कुमार इतने पुराने मुख्यमंत्री और मजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको पता चल गया था कि ये सारी चीज़ें हो रही है। और जिस तरीके से हमारे आसिफ इकबाल सर हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार काफ़ी चीज़ों को मॉनिटरिंग करते हैं। और बात की जाए तो गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास होता है, तो जाहिर सी बात है उनके पास ये सारी इनपुट होगी, और यही कारण था कि दोनों अलग हो गए। उसके बाद अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार कहते हैं और लल्लन सिंह जो है वो जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कहते हैं कि संपत्ति का ब्यौरा दीजिए। तो जो महाराष्ट्र में खेल करना चाहती थी बीजेपी, वो जाहिर सी बात है वो चूक गई है। अब देखना होगा कि बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि 2024 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर जेडीयू अलग हो गई है उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी। हालांकि देखिए बात की जाए तो बीजेपी पूरा जो वहाँ संगठन है उसको पूरे सिरे से नए विस्तार में करेगी। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष नए होंगे, नए संगठन मंत्री होंगे, तो इस पे भी नजर रहेगी कि आखिर कौन से प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, देखिए अभी जब सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जेडीयू या फिर नीतीश कुमार ने पिछड़ों को धोखा दिया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ों का विकास किया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विकास किया है, बिहार में कई परियोजना को लेकर आए हैं।
जाहिर है दीपक, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही एक घटना के बाद अगले कदम पर तैयार हो जाती है और अगली रणनीति को बनाने लगती है, लेकिन अभी तो शायद आसिफ साहब बता रहे थे कि पटना के गोलघर में चिड़िया जो है खेत चुग गई है। आसिफ साहब, आप जो एक शख्स का जिक्र बार बार कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार ने जिस बात का जिक्र किया वो था चिराग मॉड्यूल। चिराग मॉडल को लेकर, चिराग फैक्टर को लेकर बहुत चर्चा हुई इस पूरे घटनाक्रम में। कुछ लोगों के लिए वो आरोप होता है, कुछ लोगों के लिए क्रेडिट होती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इसकी क्रेडिट, इस गठबंधन के टूटने की क्रेडिट चिराग को दी जा सकती है, कुछ कह सकते हैं कि ये आरोप लगाया जा सकता है कि चिराग ने ये गड़बड़ की। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ, क्या अब चिराग का कमबैक भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है? क्योंकि आप चिराग को, रामविलास पासवान साहब को और उनकी पूरी पार्टी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या आपको एक उम्मीद लग रही है कि चिराग पासवान की वापसी होगी? काफ़ी 2 साल से परेशान थे वो, अकेले अकेले तनहा एक। बिल्कुल भैया जी, आप देखिए, आप भी कहते हैं और ये राजनीति की परिभाषा है कि कभी भी कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं रहती है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। जब लालू और नीतीश एक साथ आ सकते हैं, अखिलेश मायावती एक साथ आ सकते हैं, तो कोई भी कहीं भी आ सकता है। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि आज सुबह जब संजय जायसवाल से मैं ये इस तमाम सवालों के जवाब ले रहा था जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिन पर ये आरोप भी है कि संजय जायसवाल और नित्यानंद राय ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की थी नीतीश कुमार के खिलाफ, तो मैंने संजय जायसवाल से ये सवाल किया कि आखिर आप लोग चिराग पासवान पार्ट 2 क्यों करना चाह रहे थे? तो संजय जायसवाल ने जो जवाब दिया मैं आपको ज़रूर दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि गजब आप बात कर रहे हैं, जब उपेंद्र कुशवाहा जब ये सब तमाम चीज़ें बर्बाद करना चाहते थे तो उनको बुला के उन्होंने सम्मानित कर संसदीय दल का अध्यक्ष बना दिया, तो उसी तरीके से चिराग पासवान को भी बुला के और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए था। तो आप सोचिए जरा कि किस तरीके से चिराग पासवान को लेके बीजेपी अब नीतीश कुमार पे हमलावर हो गई है। जो कल तक चिराग पासवान का नाम लेते हुए भी परहेज होता था बीजेपी को, अब बीजेपी को ये लगता है कि मुखर आवाज, बुलंद आवाज और सीधे अटैकिंग आवाज जो नीतीश कुमार के ऊपर सबसे भारी पड़ने वाला है वो चिराग पासवान का है। और आपने सही कहा कि चिराग पासवान इस गठबंधन को टूटने के पीछे एक बड़ी वजह जरूर है, क्योंकि चिराग पासवान को फूटी आंख भी जेडीयू नहीं सुहाती है। ललन सिंह ने साफ तौर पे ये कहा कि लोग, बीजेपी के लोग चिराग पासवान पार्ट 2 करना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चिराग, जैसा आपने कहा कि चिराग पासवान के क्या दिन बहुरेंगे, तो अब लग रहा है कि जरूर दिन बहुरेंगे, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब बात 2023-2025 की नहीं कर रही है, 2024 की कर रही है। वो सीधे तौर पे 2024 अब बड़ा मानती है। तो इसीलिए उस मामले में मुफीद चिराग पासवान हो सकते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ों के बावजूद भी चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनका एक पुश्तैनी वोट बैंक है, 6% पासवान है बिहार में, जो आज की डेट में माना यह जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर पासवान वोट जाति पर किसी का अधिकार है तो वो चिराग पासवान का है। उस हिसाब से बूंद बूंद तालाब भरना है बीजेपी को, तो वो जरूर कोशिश करेगी कि वो 6% वोट के हकदार चिराग पासवान को अपनी तरफ लाके उनकी तरफ और मजबूती बनाए, 2024 के टारगेट को और फुलफिल करे, फुल प्रूफ करे और आगे बढ़ने का इंतजाम करे। आसिफ साहब, आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले इस बात का ऐलान किया कि इस पूरी डील में जो हुआ, आरजेडी गठबंधन जो हुआ, महागठबंधन हुआ, उसमें कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी ने पहल की या दखल दिया। ये बात क्या आप फिर से कंफर्म करना चाहते हैं? और दूसरी बात मैं समझना चाहता हूं कि कल ये चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष होगा, लेकिन अब चर्चा हो रही है कि आरजेडी का विधानसभा अध्यक्ष बनेगा। क्या है खबर, अपडेट? नहीं, उस पे मैं बता रहा हूं आपको। बिल्कुल आपने सही कहा, और आपको मैं बहुत तस्दीक कर दूं कि सोनिया गांधी को नीतीश कुमार ने फोन करके इस सरकार बनने के बाद, जब कल राज्यपाल ने उनको समय दे दिया, तो उन्होंने फोन कर उनको बधाई दी, उनको मुबारकबाद दिया, और साथ ही राहुल गांधी को भी फोन किया था। प्रियंका गांधी के जैसे ही मालूम हुआ कि प्रियंका गांधी को कोविड हो गया है, और नीतीश कुमार ने पहली बार प्रियंका गांधी को फोन करके भी उनका हाल चल लिया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को यह मालूम है, और बार बार आप खुद सोचिए कि उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी कर दी कि 2024 के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और क्या होगा वो 2024 में तय होगा। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार का टारगेट जो है वो 2024 है। उन्होंने आज मुख्यमंत्री बनने के बाद जो सबसे पहले जो घोषणा की वो ये कहा कि बीजेपी इस गफलत में मत रहे कि 2014 वो दोहराने जा रहे हैं, 2024 देखें, 2024 में बहुत बुरा होने वाला है। एक बात और बताऊं आपको कि नीतीश कुमार अपने तमाम जो उनके किचन कैबिनेट के लोग हैं, जिसमें श्रवण कुमार, विजय चौधरी,
सरीखे बड़े नेता हैं, उन लोगों से बात करते हुए जो सोर्सेज के हवाले से हमें खबर है, कल उन्होंने रात में एक बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अभी 303 है एनडीए के पास, अगर उसमें 40-50 अगर घट गए तो क्या होगा, संख्या बल क्या होगी, जरा आप लोग बताइए। तो अब नीतीश कुमार उस वाले फॉर्मेट पे भी काम करना चाहते हैं कि जो एनडीए के और भी जो घटक दल हैं, जो 2, 4, 6, 8, 10 जिनके सांसद हैं, उनको भी चाहते हैं वो अपनी तरफ लाना और वो एक नया मैसेज कन्वे कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये भी साफ है भैया जी कि नीतीश कुमार को विपक्ष में काफ़ी मान सम्मान ये मिलने वाला है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी के बाद दूसरे बड़े सरीखे नेता होंगे नीतीश कुमार, जो विपक्ष के मुख्यमंत्री के तौर पे होंगे। तो ये आने वाला समय नीतीश कुमार के लिए कम से कम ये बात कही जा सकती है दावे से कि विपक्ष की राजनीति में वो बहुत मंझे हुए खिलाड़ी की तरह काम करेंगे। और आपको बता दूं कि विधानसभा स्पीकर को लेकर अभी बातचीत चल रही है, फाइनल स्टेज में अभी नहीं हुआ है, क्योंकि कई मंत्रालय, अगर विधानसभा स्पीकर का पोस्ट अगर आरजेडी को मिलता है, वो भी वनस्पत इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं, तो कांग्रेस को कई सारे अहम मंत्रालय दिए जा सकते हैं। पिछली बार से ज्यादा इस बार मंत्रालय कांग्रेस को मिलेगा। 2017 से अलग फॉर्मेट कांग्रेस का रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कांग्रेस को तरजीह देना। आसिफ और दीपक जी, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। पहले आसिफ साहब ने जो संजय जायसवाल से बात की है उसको सुन लेते हैं। बिहार में नीतीश की इस पलटी बाजी पर बीजेपी भड़की हुई है और इसी मसले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से मेरे सहयोगी आसिफ इकबाल साहब ने बात की है। पार्टी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है वहां पर। डॉक्टर संजय जायसवाल की ये खास बातचीत आप सुनिए। जी, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हैं और सीधे मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और सीधे एक्सक्लूसिव जानकारी। प्रदेश अध्यक्ष, सबसे बड़ी जिम्मेदारी और पूरे प्रदेश के तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की उम्मीद के तौर पे संजय जायसवाल जी हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि, और क्या आप लोग को ये नहीं लगा कि जो 2015 में जिस तरीके से महागठबंधन को मिली थी बहुमत और उसके बाद नीतीश कुमार जी छोड़ के चले आए, इस बार ऐसा हुआ कि इस बार एनडीए को बहुमत मिला और इस बार आप लोग को छोड़ के चले गए, तो क्या ये अंदाज नहीं था कि जब वह समता पार्टी में महज 3 सीटें जीते थे तो हमने उनके साथ गठबंधन करके उनको आगे बढ़ाया था। 2000 में जब वह महज 33 सीटें जीते थे, हम 67 सीट वाले थे, हमने उनको मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाया था। मुख्यमंत्री 7 दिन बाद नहीं बन सके तो हमने फिर से कृषि मंत्री बनाया। हमें लगा कि यह पहली उनकी गलती है 2013 में, अब उनको भी एहसास हो गया है और इसलिए अगर वह 17 में खुद बात करके रिक्वेस्ट करके आ रहे हैं तो एक गलती तो किसी की भी क्षमा की जाती है और इसलिए हम लोगों ने क्षमा करके इनको अपने साथ ले लिया। लेकिन समय के साथ बहुतों में बहुत तरह का परिवर्तन आता है। नीतीश जी अब आदतन धोखेबाज हो चुके हैं, जो लोग उनके साथ जा रहे हैं अब उनको शुभकामनाएं हैं। गलती एक बार होती है, बार बार अगर दोहराई जाए तो उसको गलती नहीं कहते। वही मैं कह रहा हूँ, नीतीश जी आदतन धोखेबाज हो चुके हैं, लेकिन अब उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे वह, जैसे लालू जी के परिवार पर एक्शन होगा सरकारों के द्वारा, तब यह पूरे के पूरे राजद को अपने में समाहित कर लेंगे और उसके बाद ये जो जीवन भर सपना देखे हैं इस देश के प्रधानमंत्री का स्वरूप देखने का, लेकिन प्रधानमंत्री कार्य से बनता है। आखिरी सवाल, बहुत गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं कि पार्टी को ख़त्म करना। ललन सिंह ने जैसा कहा कि चिराग पासवान पार्ट 2 होने जा रहा था आरसीपी सिंह के जरिए और वो बीजेपी के सह पे हो रहा था, इसलिए हमने ये नाराजगी। तो चिराग पासवान से उनको इतनी दिक्कत थी तो उपेंद्र कुशवाहा ने यही काम किया था, उसको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, तो चिराग पासवान को अपना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते। यह तो नीतीश जी की आदत है, तो उनको तो खुश होना चाहिए कि उसने विरोध किया तो उपेंद्र कुशवाहा जी को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऑफर करते, हो सकता है वो तैयार हो जाता। बहुत शुक्रिया। महाभारत में 100 गलतियों तक को माफ करने की बात कही है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि एक बार गलती की थी, नीतीश कुमार जी ने उसे माफ कर दी है। दीपक चौबे साहब, डॉक्टर संजय जायसवाल नीतीश कुमार की एक गलती माफ कर सकते हैं और माफ करके उनको दोबारा मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस राजनीतिक गलती को, एक बार की जो गलती है डॉक्टर संजय जायसवाल की, उसे माफ करने के लिए तैयार है, या आपका कहना है कि अब बदलाव की बारी है? डॉक्टर संजय जायसवाल की कुर्सी भी गई। जी विजय सर, आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही है, दोबारा सवाल पूछिए। दीपक, मैं ये जानना चाहता हूं, संजय जायसवाल आसिफ साहब को कह रहे थे कि एक गलती माफ कर दी थी हमने नीतीश कुमार साहब की। महाभारत में 100 गलतियों को माफ करने का जिक्र श्री कृष्ण ने किया है।
संजय जायसवाल ने एक गलती माफ कर दी नीतीश कुमार की और दोबारा मुख्यमंत्री बनवा दिया, लेकिन क्या बीजेपी लीडरशिप संजय जायसवाल की एक गलती को भी माफ करने के लिए तैयार होगी, या अब संजय जायसवाल साहब की कुर्सी गई? जी, अगर मैं बात करूं तो अब संगठन जो है, या फिर अगर बात की जाए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर बीएल संतोष, अब वो बीजेपी में एक्टिव हो चुके हैं और उनका ये कहना है कि संगठन में जल्दी फेरबदल होगा। हालांकि नाराजगी पहले से थे संजय जायसवाल को भी लेकर, और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बीजेपी में जो लगातार बीजेपी बिहार में फूट भी बहुत सारी थी, अब उसको ख़त्म करने के लिए तैयारी हो चुकी है। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, पर देखिएगा नए प्रदेश अध्यक्ष की जल्दी ही घोषणा हो जाएगी। इससे पहले भी कई बार चर्चा चल रही थी कि जो पूरा संगठन है उसको फेरबदल किया जाएगा, पर जो ये हाल हुआ उसके बाद अब बीजेपी जो है, और खासकर अगर बात की जाए तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जल्दी अब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर देंगे, उसके बाद देखना होगी। हालांकि देखिए, अगर हमारे जो हमारे एडिटर कहा जाए कि एडिटर हैं आसिफ, उन्होंने जब बात किया और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 2024 की बात की जाए, तो मैं आपको बता दूं कि कल मेरी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे बात हो रही थी, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो दीपक, ये सारा खेल होगा सिर्फ 2024 के लिए। नीतीश कुमार को दिल्ली शिफ्ट करने की ये पूरी तैयारी है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई ऐसा फेस नहीं है ममता बनर्जी को छोड़ के जो सामने आ सके। इसीलिए अब नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा जाएगा और इंतजार कीजिएगा, थोड़े दिनों बाद ये हो भी जाएगा। हालांकि अभी सरकार चलेगी, और उन्होंने ये भी कहा कि देखना ये बड़ी बात होगी कि कितने दिन सरकार चलती है, क्योंकि अगर ये सरकार चलेगी तो सिर्फ सुशासन बाबू के नाम पर चलेगी, जो लॉ एंड ऑर्डर को महत्वपूर्ण देता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो इसका फायदा 2025 और 2024 में बीजेपी को होगा। तो इसीलिए बीजेपी अब कुछ नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है कि अगर आप सरकार चला रहे हैं तो आप चलाते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम अपना प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर अगर बात की जाए तो जमीनी पे उतरने की पूरी तैयारी है, या फिर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सुशील मोदी ने कहा, देखिए अभी अमित मालवीय हैं जो सोशल मीडिया के हेड है बीजेपी के, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था कि अगर आप इतने लोकप्रिय हैं तो आखिर आप इतने घट के क्यों आ गए? आपकी रैलियों में कितनी भीड़ थी, ये पूरी जनता ने, पूरे देश की जनता ने देखा। ठीक है दीपक, ये बात ठीक है, ये तो रोज चलता है ये बातचीत, और किस्मत से ही छीका टूटता है ऐसी कहावत मैंने सुनी है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये नीतीश कुमार वाले मामले में जो गड़बड़ हुई, इससे क्या हेमंत सोरेन की सरकार बच गई, जिस पर आप निगाह रखे हुए थे और कुछ सारे जो पासे थे वो इधर उधर खिसकाए जा रहे थे? दीपक की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। या तो अगली जो बात होगी महाराष्ट्र से लेकर सीधा जी दीपक जी, देखिए जिस तरीके से बात हुई थी कि महाराष्ट्र से अब ये सीधा जो है ईडी सीधा पहुंचेगी रांची, झारखंड, और झारखंड पहुंचती थी उससे पहले, देखिए उससे पहले प्लान हुआ कि जल्दी ही विस्तार होगा और बीजेपी जल्दी ही वहां पे कुछ बड़ा करेगी। हालांकि डेट भी निश्चित कर लिया गया था 15 अगस्त के बाद। और मैं आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर के एक मुख्यमंत्री है जिसको काम पे लगाया गया था, और जिस तरीके से लगातार ये पूरी जो कवायद थी, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्रहलाद जोशी जिनके घर पे एक फोटो वायरल हुई और झारखंड कांग्रेस के विधायक थे उनकी फोटो हुई, उसके बाद 3 जो अगर बात की जाए 3 कांग्रेस के नेता हैं वो बंगाल में गिरफ्तार होते हैं पैसों को लेकर। उसके बाद बीजेपी की पूरी तैयारी थी कि हम झारखंड में अगली बार सरकार बना लेंगे, वो भी डेट क्लियर था कि 15 अगस्त के बाद। पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उनको धोखा दिया, उसके बाद जिस तरीके से एनडीए से वो अलग हो गए, उसके बाद जाहिर सी बात है कि अब जो कमल का जो अगर बात की जाए जो बीजेपी का जो झारखंड में कमल खिलाने का चल रहा था, अब वो कहीं ना कहीं ड्रेल हो गया है। अब थोड़े दिन इंतजार करने पड़ेगा नई सरकार को अगर झारखंड की बात की जाए। हालांकि लगातार जिस तरीके से मैं बताऊं कि बाबूलाल मरांडी लगातार दिल्ली आते हैं, वो चुपचाप गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं और चले जाते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। उसके बाद जब पूर्वोत्तर के एक सीएम हैं का जिनका नाम लेना अभी नहीं होगा, हालांकि उनकी फोटो वायरल हो गई थी, वो भी लगातार संपर्क में है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कांग्रेस हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ ऐसे विधायक हैं जो लगातार उनके संपर्क में हैं। हालांकि खेला कहीं और होना चाहिए था, खेला कहीं और होना चाहिए था, पर अब बीजेपी वेट एंड वॉच कर रही है कि आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए। क्योंकि ठीक है आसिफ इकबाल साहब, दीपक कह रहे हैं कि खेला कहीं और होना था, कहीं खेला और हो गया।
अब जिन मुख्यमंत्री साहब का वो नाम नहीं लेना चाहते, वो मुख्यमंत्री आपके मित्र हैं, इसलिए मैं भी नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूँ आपसे कि ये कांग्रेस जो है ना बड़ी जल्दी एक्साइट होती है। पहले ममता बनर्जी को जब सरकार बना ली तो लगा अब ममता बनर्जी के साथ चल के मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जब अरविंद केजरीवाल सरकार बना लेते तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेता होंगे। अब नीतीश कुमार एक नया चेहरा मिला है, वैसा कोई तय तो करवाइए पार्टी से। अपनी पार्टी के अलावा सबके चेहरों के हिसाब से चल रही है कांग्रेस। बिल्कुल, आपने एक कहावत सुनी होगी विजय जी की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक उसी तरीके से कांग्रेस है। कांग्रेस को खुद तो नहीं कर पा रही है क्योंकि कांग्रेस की सरकारें चली जा रही हैं, बल्कि बनी हुई सरकारें। कांग्रेस अपनी सरकारों को नहीं बचा पा रही है, इसलिए दूसरों के सरकारों पे ही अपनी पीठ थपथपा रही है। ये बात बिल्कुल लाजमी है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि अभी आप बात हेमंत सोरेन की कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन अभी नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि साफ तौर पे जो बादल उनके ऊपर मंडरा रहे थे वो बादल अभी बारिश बनने वाले हैं। क्योंकि बीजेपी ऑपरेशन लोटस जो झारखंड में करने वाली है उसकी मुझे पूरी तस्दीक जानकारी है कि वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। वो बिहार का बदला झारखंड में लेगी बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको बता दूं कि अभी एक मुंबई के किसी केस में उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होने वाली है और उसकी फाइल दिल्ली तक पहुंचा दी गई है। क्योंकि मुंबई से वो फाइल दिल्ली तक पहुंचाने में अब आसानी हो गई है, क्योंकि मुंबई में भी अब सरकार बीजेपी की आ गई है। इसलिए हेमंत सोरेन की परेशानियां जो हैं फिलहाल वो खत्म होने वाली नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि देखिए बीजेपी की बार बार हम कहते हैं और अभी भी कह रहे हैं कि बीजेपी साम दाम दंड भेद सब जानती है। गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, मुखर आवाज है, उन्होंने मुझसे बात करते हुए कहा था कि अब अगर हिम्मत है, ताकत है, तो नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़के बता दें हमें और हम 2014 दोहरा देंगे नीतीश कुमार के साथ। तो मतलब साफ है कि वो लोग नीतीश कुमार की अब हैसियत भी नापेंगे, तमाम तरह की चीजें होंगी। इस दूसरी तरफ सुशील मोदी ने भी कहा है कि ये सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आजकल इलेक्शन डिपार्टमेंट के बजाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सरकार बदलवाता है। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट करने के लिए आप बने रहिए और न्यूज इंडिया को आगे बढ़ाने में मदद करते रहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा, तुरंत लौट कर आते हैं।